पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी प्रहलाद पटेल जी का एक बार मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और लगातार चूंकि मेघा भी बोल रही है कि आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए और प्लीज आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ये सेशन सुनना आपको। जाहिर सी बात है क्योंकि बात आपकी है, पब्लिक वाणी हमेशा ही आपकी बात करता आया है। सर सेशन की शुरुआत करेंगे। पहले तो मंच पर बहुत स्वागत है सर आपका। और मां नर्मदा के अनन्य भक्त माननीय मंत्री जी प्रहलाद पटेल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर चूंकि मां नर्मदा के अनन्य आप भक्त हैं तो सबसे पहला सवाल यही कि नर्मदा की स्वच्छता को लेकर, जल संवर्धन को लेकर ही मेरा सवाल है सर, किस तरह से काम किया जा रहा है? आपका सवाल बहुत व्यापक है जी सर, व्यापक ही उत्तर दे दीजिए। इतने कम समय में उत्तर देना मुझे लगता है कि एक चर्चा के लिए है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है हमने ये हमेशा, हमारा संकल्प है कि नर्मदा अविरल बहे और उसके जल स्तर को हम उसी आधार पर देखें जो हमने बचपन में देखा जी। लेकिन उसकी पहली जरूरत है कि उसकी सहायक नदियां बारहमासी हों। अगर छोटी नदियां बारहमासी होंगी तो नर्मदा का अस्तित्व हम बनाए रख सकते हैं। और इसलिए मैं पिछले वर्ष से जब जलगंगा अभियान शुरू हुआ तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि जब 1 महीने चला था तो मैंने कहा था कि आखिर नए स्रोत हम बनाएं या पुराने स्रोतों का रख रखाव करें। लेकिन जो प्राकृतिक स्रोत हैं उद्गम के, नदियों के उद्गम के, जो मनुष्य के पहले के हैं, वो मनुष्य ने नहीं बनाए। हम पहले उनके अस्तित्व के संकट पर जरूर विचार करें। तो जब मैं उद्गम पर गया पिछले साल 32 उद्गम पर, तो 7 ही उद्गम थे जहां पर पानी बचा हुआ था, बाकी जगह पर सूखे थे वो। पिछले साल और इस बार मिलाकर मैं 92 नदियों के उद्गम पर गया हूं। एक बात हम सबको जाननी पड़ेगी, जो पब्लिक वाणी सुन रहे हैं, मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। सर्वाधिक नदियां का उद्गम हमारे पास है। हमारा पानी नर्मदा बेसिन में जाता है, हमारा पानी गंगा बेसिन में जाता है, हमारा पानी गोदावरी बेसिन में जाता है, और कुछ नदियां ऐसी हैं जो सीधे जाके अरब सागर में मिलती हैं। तो हम बहुत सारे राज्यों को पानी देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम चिंतित होकर इस पर बात कर रहे हैं। और इसलिए नर्मदा ऐसी नदी है जिसका पानी आज भी आचमन करने लायक है, इतने सबके बावजूद भी। जबकि हम किसी हिमालय के किनारे के ना राज्य है ना जिले हैं। इसलिए विंध्याचल और सतपुड़ा की जो सामर्थ्य है, जो वृक्षों की सामर्थ्य थी, उसकी दम पर नर्मदा का अस्तित्व है। और इसलिए मुझे लगता है कि हम सब गंभीरता से विचार करें कि पौधों को कैसे बचाएंगे। और पौधे भी वो जो पानी पीते नहीं हैं बल्कि पानी लेते हैं और धीरे धीरे हमको वापस करते हैं। तो मुझे 2 बातें और कहनी है कि नर्मदा के बारे में अगर हम चिंता करते हैं या उसके बारे में अपनी श्रद्धा रखते हैं तो पौधे लगाएं जो पानी पीते ना हो, पानी लेते हैं और हमें वापस करते हैं। दूसरा, जो ट्यूबवेल, डेंसिटी ऑफ ट्यूबवेल है, इसने हमारे जल स्तर को नीचे पहुंचाया। कुआं एक प्राकृतिक संसाधन था, तालाब संसाधन हमारे थे जो हमको देते भी थे और हमसे लेते भी थे। तो मुझे लगता है कि ये जो समन्वय और संतुलन है, ये नर्मदा के लिए जरूरी है। रहा सवाल मंत्री का, तो मुझे अवसर मिला है तो मैंने नर्मदा जी के किनारे लगभग 351 ऐसी जगह देखी है जहाँ सरकारी जमीन है, लेकिन हमने उसमें से 231 को चिन्हित किया है जो 202 एकड़ से ज़्यादा है। वहाँ पर हम पौधे लगा रहे हैं। 5-7 साल बाद मैं यही चाहूँगा कि लोग खुद जाकर देखें कि मैंने जो पौधे लगाए थे वो वृक्ष बने या नहीं। हमें पौधों को वृक्ष बनाने के संकल्प के साथ ही लगाना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है। बिल्कुल, यानी आप इस अभियान को सफल बनाने के तमाम प्रयास कर रहे हैं। सर चूंकि ग्रामीण विकास भी आपके हाथ में है और देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका गांव का विकास हो जाता है, और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि गांव बचेगा तो देश बचेगा। तो सर किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में काम किए जा रहे हैं? मुझे लगता है कि ये तो सच्चाई है कि गाँव का विकास है तब हम देश के विकास की कल्पना कर सकते हैं। हम विकास की परिभाषा को जब देखते हैं कि हम कितने गलत रास्ते पर गए हैं, तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी शायद देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो आज भी गांव में डामर की सड़क कोई देख नहीं पाता। ये उसका पहला उदाहरण है कि हमने गांव को कितना अनदेखा किया। गांव के विकास की परिभाषा को हमने बनाया क्या, ये सबसे कठिन काम है।
और इसलिए मुझे लगता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की, चाहे अटल जी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, ये बात मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि ग्रामीण विकास के मामले में बाकी सरकारों ने कभी उनके देखने का नजरिया, उनके सोचने का तरीका कभी ऐसा नहीं रहा जो समन्वय बनाता हो। हमें कहीं ना कहीं गांव के विकास की उन प्राथमिकताओं को तय करना पड़ेगा। सड़क है, बिजली है, पीने का शुद्ध पानी है, आत्मनिर्भर पंचायत की जब हम जैसे लोग बात करते हैं तो हम पलायन रोकने की भी बात करते हैं कि गांव में जो संसाधन है वो संसाधन हमको आत्मनिर्भर क्यों नहीं बना सकते। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, वहाँ टैलेंट है, आबादी है, जमीन है, जल है, आसपास कहीं जंगल है, सारी वो चीज़ें, मिनरल्स हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा नियोजन नहीं किया कि हम गांव के पास ही चीज़ों को प्रोसेस करें, चाहे वो अनाज का प्रोसेसिंग हो, चाहे वो मिनरल्स की प्रोसेसिंग हो। हम बहुत दूर दूर तक, सैकड़ों किलोमीटर तक लेकर गए और उसके बाद में हमने गांव के लोगों को या तो मजदूर बनाया या फिर उनको परिवहन के लिए कोई अवसर दिए। तो ये जो गलतियां हुई हैं, इन बातों पर जरूर कहीं हमें प्रयास करना पड़ेगा। संस्थागत तौर पर काम हुआ है, इसे मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ। सर, लेकिन बतौर पत्रकार मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी कि लगातार हम खबरें जरूर देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरह की ऐसी संवेदनशील खबरें आ जाती हैं। आप तक वो पहुंचती है या नहीं कि कहीं सड़क नहीं है और सड़क की वजह से कई बार मरीज वहां अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं, आप तक पहुंच पाती हैं सर सब खबरें? मुझे लगता है कि हम वो लोग हैं जो आलोचना को सुझाव के तौर पर लेते हैं जी, इसलिए मुझे ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अतिरंजना के साथ या जो मैनिपुलेशन के साथ चीजें आती हैं सोशल मीडिया पर, उससे समाज को बचना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री सड़क का पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, अब चौथा चरण शुरू है। उस चौथे चरण में 2011 में जो 500 की आबादी थी वो सड़कें ऑटोमेटिक जुड़ना शुरू हो गई। लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है, जब प्रधानमंत्री सड़क का चौथा चरण भारत सरकार ने शुरू नहीं किया था तब शिवराज जी ने यहाँ मुख्यमंत्री सड़क शुरू कर दी थी, और वो थोड़ी बहुत नहीं है, 18,000 किलोमीटर है। लेकिन अगर कोई आदिवासी, पूरी तरह से आदिवासी गांव है तो 250 की आबादी का भी टोला हो, मजरा हो, गांव, वो जुड़ेगा। उससे भी नीचे एक और अभी आदरणीय मोदी जी ने जनमन सड़क योजना बनाई है जिसमें अति पिछड़ी जनजातियां हैं, सहरिया, भारिया, बैगा, अगर वो 100 की आबादी में रहते हैं तो वो भी जुड़ेंगे। अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने फलिया, टोला, मजरा योजना, कनेक्टिविटी योजना बनाई है। तो मुझे लगता है कि कोई चीज़ बची नहीं है। खेत सड़क है, सुदूर सड़क है, सड़कों में जितना काम मध्य प्रदेश में हुआ है उसके बाद भी हाँ, इंटर कनेक्टिविटी को भारत सरकार ने मना किया है, लेकिन राज्य सरकार उसको प्राथमिकता से ले रही है। और मुझे नहीं लगता कि अभी जैसे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जहाँ शमशान घाट है उनके बारे में हमें सोचा जाए। 2026 हमने डेजिग्नेट किया है कि शमशान घाट को जोड़ने वाली सड़क, अगर आपको सीसी बनानी है तो आप सीसी बनाइए, आपको पुलिया बनानी है तो आप पुलिया बनाइए, आपको बाउंड्री वाल बनानी है आप बाउंड्री वाल कंप्लीट करिए, अतिक्रमण है तो उसको हटाइए। लेकिन 1 साल के भीतर मध्य प्रदेश की किसी भी पंचायत में, किसी भी गांव में अगर शमशान घाट है तो उसके पहुंचने का रास्ता, उसकी बाउंड्रीज सुरक्षित होनी चाहिए, ये हम तय करके बताएंगे। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें सार्वजनिक जीवन में उपयोगी हैं उनके प्रति हमारी प्राथमिकता पहले नंबर पर। बिल्कुल, यानी मध्य प्रदेश चहुर विकास कर ही रहा है, आपके कार्यकाल में भी लगातार चूंकि विकास हो ही रहा है। सर, श्रम विभाग में एक महत्वपूर्ण फैसला आप लोगों के द्वारा लिया गया है सरकार में कि महिलाओं को भी अब रात में काम करने के लिए इजाज़त होगी। लेकिन सर, इतना महत्वपूर्ण और संवेदनशील ये फैसला है, सुरक्षा की दृष्टि से यदि देखें तो किस तरह की तैयारी है? नहीं, ये फैसला तो बहुत पुराना है जी, कि महिलाओं को रात्रि में काम करने का अधिकार है, ये लगभग साल भर होने को हो गए। सर, लेकिन सुरक्षा पे आज भी सवाल तो खड़ा होता है। मुझे लगता है कि एक बात आप मानकर चलिए कि सामाजिक सुरक्षा हो या व्यक्तिगत सुरक्षा हो, इसकी गारंटी समाज और सरकार दोनों देते हैं। जी, सरकार इसके लिए संकल्पित है। आज जो मैं कानून परिवर्तन लेकर आया हूँ उसमें शब्द लिखा था पुरुष, अब हमने उसका कहा कि वयस्क कोई भी कर्मकार, आप स्त्री पुरुष की समानता की जब हिमायती हैं तो फिर पुरुष और महिला जैसे शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। हमें आज भी ध्यान है, यहाँ बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हम रेजा और बेलदार कहते थे, उनकी मजदूरी में भी अंतर होता था।
एक तरफ अब वो जमाना नहीं रहा, अब फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं बेटियां। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन बातों को कहना, हाँ अपवाद स्वरूप भी कभी कहीं ये होता है तो ये समाज के लिए कलंक है, ये बात सही है। लेकिन कानून में बराबरी का दर्जा देना, ये मुझे लगता है कि समय की भी मांग है और हमारा इतिहास भी कहता है। गुलामी के पहले हम ऐसे नहीं थे, गुलामी के बाद ये परिस्थितियां बनी हैं। ये बात मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। हमारे यहाँ पर हमारी जो सांस्कृतिक विरासत थी उसमें कभी 1000 साल पहले माताएं बहनें घूंघट या दरवाजे के भीतर नहीं थी, वो बराबर कर रखती थी। लेकिन हाँ, गुलामी के बाद ये परिस्थिति बनी है, हमें उससे उबरना चाहिए। सर, चूंकि प्रहलाद पटेल जी मध्य प्रदेश बीजेपी के वो व्यक्ति हैं, वो चेहरा हैं जिन्होंने बीजेपी को एस्टेब्लिश होते देखा है। सर, जब एक पार्टी शीर्ष पर पहुंच जाती है तो काफी सारी चुनौतियां भी दिखाई देती है सफलता के साथ। मध्य प्रदेश बीजेपी में चूंकि अभी नए प्रदेश अध्यक्ष भी आए हैं, किस तरह का बदलाव और एक पॉजिटिव बदलाव आप देख पा रहे हैं? मुझे लगता है कि ये राजशाही नहीं है, ये लोकशाही है जी। राजशाही में जब नेतृत्व परिवर्तन होता है तो स्वाभाविक तरीके से गतिरोध आता है। लेकिन लोकशाही में भी भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जिसका विचार परिवार का इतना सामर्थ्य हो, वो नेतृत्व को बनाता है। हमारे यहाँ एक तरह के न जाने कितने लोग होते हैं, आप किसी को भी जिम्मेदारी दोगे तो वो जिम्मेदारी पूरी करेगा। राजशाही में ऐसा नहीं होता, उनका उसमें परिवारवाद होता है, बेटा ही उसका उत्तराधिकारी होता है। अगर वो अयोग्य हुआ तो उसके दुष्परिणाम मिलते हैं। लेकिन जब आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को देखते हैं तो ये संकट नहीं है। यहाँ पर बराबर की दूसरी पंक्ति का नेतृत्व इतनी बड़ी संख्या में है कि आप दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति कहीं से भी लेकर आएंगे तो लोग उसके साथ खड़े हैं और जिम्मेदारी के साथ वो काम करेगा। इसलिए ये संकट यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल। सर, ज्यादातर आप केंद्रीय मंत्री रहे हैं और जब चूंकि आज आप विधायक हैं और जब विधानसभा में बैठते हैं अपने सहयोगियों के साथ या जब विपक्ष के साथ जब बैठते हैं तो क्या आप उनको संदेश देने की कोशिश करते हैं? मैं संदेश देने लायक नहीं हूँ, सहयोग करने लायक फिर हूँ। भी कैसा लगता है जब विधानसभा में आप जिन्हें मैं अपना नेता मानता हूँ, जिनसे मैं सीखा हूँ, वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जिनकी अभी जन्म शताब्दी है। वो कहते थे कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, और मुझे लगता है कि जब हमें जो जिम्मेदारी मिले उसमें हम कितना बेहतर कर सकते हैं वो करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं संदेश देने लायक, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं संदेश देने लायक नहीं, लेकिन हाँ, यदि आप अच्छा काम करेंगे तो उस काम की संतुष्टि आपको पहले होनी चाहिए और बाद में वो लोग जो उस रास्ते पर चलने लायक माने, अगर वो मानते हैं तो वो आपकी सफलता है। अन्यथा आपके खुद की पीठ थपथपाने से कुछ होता नहीं है। आप बड़ी बड़ी बातें करें और आपके चले जाने के बाद कोई उस रास्ते पे कदम चलने तैयार ना हो तो आपके इस राजनीतिक जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मैं आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम गर्व के साथ ले रहा हूँ कि मैं उनकी पदचिन्हों पर चलने की कोशिश करता हूँ। वो तो मैं नहीं बन सकता, लेकिन उनके रास्ते पर चलने की जब बात करता हूँ तो ये सफलता है जीवन की। मुझे लगता है इस रास्ते पर चलना ठीक है। बिल्कुल। सर, मेरा एक आखिरी सवाल, जिस तरह से आपने अपने कामों को गिनाया है, अपने दोनों तीनों विभागों के कामों को जिस तरह से गिनाया, यदि मैं नंबर देना चाहूँ, आप अपने आप को कितना नंबर देना चाहेंगे? कितने संतुष्ट हैं आप अभी तक के कामों से? मैंने अपने कामों को गिनाया ही नहीं। सर, विभाग के कार्य चूंकि लगातार किए ही जा रहे हैं और आप बता रहे हैं कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में आप विकास करने की तैयारी कर रहे हैं। अभी अपने काम को आपके सामने गिनाया नहीं जी। मैं ये मानता हूँ कि मैं ये मध्य प्रदेश के सामने या सदन के भीतर या बाहर जिस दिन मैं ये कह पाऊंगा कि मेरी कोई भी पंचायत एक सुव्यवस्थित भवन विहीन नहीं है, उसके पास एक अच्छा सुव्यवस्थित भवन है, एक अच्छा सामुदायिक भवन है, कोई शमशान घाट ऐसा नहीं है जहाँ पर रास्ता नहीं हो, क्योंकि वहाँ तो सबको जाना है। ये जो सार्वजनिक हित की चीज़ें हैं, अगर वो हम स्थापित कर सके, जब मैं अटल बिहारी वाजपेयी की प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात करता हूँ, मोदी जी के प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करता हूँ, उज्ज्वला योजना की बात करता हूँ, तो ये सैचुरेशन पर जाने की जो प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की है, यदि मैं उस पर गया तब मैं मानूंगा कि मेरी सफलता है। हर साल अंक देना ये आप लोगों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमको तो जो लक्ष्य हम तय करें 3 साल का मैं तय करूंगा, तो 2027 में मैं आपसे बात करूंगा, तो जो बातें मैं आज कह रहा हूँ मैं आपको प्रणाम गिनाऊंगा। ठीक, बहुत शुक्रिया सर तमाम चर्चा के लिए, और माननीय प्रहलाद पटेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मैं व्यक्त करना चाहूंगी। एक बार जोरदार तालियों से एक बार फिर। इससे पहले माननीय आप चले जाए, एक छोटा स्मृति चिन्ह हम आपको प्रदान करना चाहते हैं।